नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दंगे, महंगाई से बेरोजगारी तक कांग्रेस ने बताए बीजेपी सरकार के 8 साल के 8 छल। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी पर हमलावर हुए गोविंद सिंह डोटासरा, कहा 2024 में केंद्र से उखाड़ फेंकेगी कांग्रेस। और इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी कार्यकर्ता उड़ाते हैं संविधान की धज्जियां, हिटलर के पद चिन्हों पर सरकार, नेता प्रतिपक्ष ने किया हमला। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस 2022 में जीत के लिए एक बार फिर से दोहरा रही है KHAM थ्योरी, क्या है ये आपको बताएंगे। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मोदी सरकार के 8 साल, सचिन पायलट ने गिनाई असफलताएं। पायलट बोले 8 साल का कार्यकाल विश्वासघात का प्रतिबिंब। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दंगे, महंगाई से बेरोजगारी तक कांग्रेस ने बताए बीजेपी सरकार के 8 साल के छल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। और इस मौके पर जहां बीजेपी 8 सालों में अपने काम की उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार के 8 साल पूरा होने पर इसे 8 छल बताया है। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था को लेकर एनडीए सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता अजय माकन, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने डीजल, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों, अर्थव्यवस्था को बेहाल करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी सरकार आंकड़ों में हेरा फेरी करती है। भाजपा है तो महंगाई है, अपने फायदा के लिए टैक्स बढ़ाकर आप जनता की जेब पर डाका डाल रहे हैं। देश को बेरोजगारी और अनपढ़ता के अंधकार में झोंका गया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि हम बहुत पीछे छूट गए हैं। देश में इस वक्त 48 करोड़ बेरोजगार हैं, 42 लाख सरकारी रिक्त पदे हैं। अर्थव्यवस्था बेहाल हो चुकी है, जीडीपी बेहाल, रुपए में गिरावट आ रही है। जितना हमने 66 साल में कर्ज नहीं लिया, उतना 8 साल में ले लिया गया। बैंक घोटाले हो रहे हैं, PSU सेल पे है, बिजली उत्पादन सेल पे है, 25 एयरपोर्ट बेच दिए गए और सभी सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है। इसी के साथ बीजेपी ने किसानों की आमदनी को दुगना करने का ऐलान किया था, लेकिन आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन दर्द 100 गुना हो गया। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया, ना ही इनका विकास से नाता है, इन्हें सिर्फ दंगा फैलाना आता है। कांग्रेस के मुताबिक 8 साल में 3400 धार्मिक दंगे हुए हैं। बीजेपी ने पिछड़ों को पीछे छोड़ दिया, सरकारों ने SC, ST, OBC से नाता तोड़ लिया। कांग्रेस ने बॉर्डर और चीन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर आंच आ गई है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी शौर्य के नाम पर वोट मांग रही है, लेकिन सेना के हितों पर चोट की जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। बीजेपी पर हमलावर हुए गोविंद सिंह डोटासरा, कहा 2024 में केंद्र से उखाड़ फेंकेगी कांग्रेस। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी कार्यकर्ता उड़ाते हैं संविधान की धज्जियां, हिटलर के पद चिन्हों पर सरकार, नेता प्रतिपक्ष ने लगाया ये आरोप। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण लगभग पूरा हो चुका है। ज्यादातर जिलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आरक्षण सूची तैयार कर जारी की जा चुकी है और इनमें कई स्थानों पर OBC वर्ग में असंतुष्टि नजर आई है। और इस बीच नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने शिवराज सरकार पर OBC के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगा दिया। ग्वालियर में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि शिवराज सरकार ने पिछड़े वर्ग के लोगों का अधिकारों का हनन किया है और आरक्षण पद्धति से ग्राम सरपंच से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक के 3 से 4 हजार सीटें प्रभावित हुई हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस 2022 में जीत के लिए एक बार फिर से दोहरा रही है खाम थ्योरी, जानिए क्या है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात चुनाव को अब मुश्किल से 6 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में कांग्रेस 2017 के चुनाव में पाटीदारों के भरोसे पर बीजेपी को 99 सीटों पर ही रोकने में कामयाब रही थी। वहीं कांग्रेस अब 2022 में जीत का लक्ष्य रखते हुए एक बार फिर अपनी OBC वोट बैंक पर राजनीति करने जा रही है। 2017 में जिस पाटीदार आंदोलन के भरोसे पर कांग्रेस ने 79 सीट हासिल की थी, उससे अलग कांग्रेस अब अपनी पारंपरिक राजनीति करने जा रही है। कांग्रेस ने 80 के दशक में इस्तेमाल की गई खाम थ्योरी को एक बार फिर
चुनावी मैदान में लाना शुरू कर दिया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि खाम यानी क्षत्रिय, दलित, आदिवासी और मुस्लिम वोट बैंक को एक तरफ जोड़ दिया जाता है तब सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस अब अपने परंपरागत वोट को वापस हासिल करने की कोशिश कर रही है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि मोदी सरकार के 8 साल, सचिन पायलट ने गिनाई असफलताएं। पायलट बोले 8 साल का कार्यकाल विश्वासघात का प्रतिबिंब। जी हाँ दोस्तों, केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 8 साल पूरा होने पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बीजेपी शासन की मुख्य असफलताएं गिनाई। पायलट ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी को घेरा है। पायलट ने ट्वीट कर लिखा कि केंद्र सरकार का 8 साल का कार्यकाल कुशासन, अनीति और विश्वासघात का प्रतिबिंब है। लोकतांत्रिक मूल्यों का दमन, किसानों पर अत्याचार, बदहाल अर्थव्यवस्था, महंगाई व बेरोजगारी भाजपा शासन की मुख्य असफलताएं हैं। उल्लेखनीय है कि 8 साल पूरा होने पर बीजेपी अपने काम की उपलब्धियां बीजेपी ने गिनाई है, और जबकि कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के 8 साल पूरा होने पर 8 छल इसको बताया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक में फिर गहराया हिजाब विवाद, धरने पर बैठे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद एक बार फिर छिड़ गया है। बेंगलुरु के यूनिवर्सिटी कॉलेज में हिजाब नियम लागू न करने के लिए एबीवीपी के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि कर्नाटक के सभी कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है, लेकिन वो कॉलेज में छात्राएं हिजाब पहन रही हैं। एबीवीपी ने मांग की है कि अगर कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति दी जाती है तो उन्हें भी भगवा शाल पहनने की अनुमति दी जाए। अपनी मांगों को लेकर छात्र धरने पर बैठ गए हैं। कर्नाटक में हिजाब पहनने पर विवाद की शुरुआत उडुपी जिले के सरकारी पीयू कॉलेज में मुस्लिम समुदाय की 6 छात्राओं को हिजाब पहनने पर कक्षाओं में प्रवेश न करने देने से हुआ था। इसके चलते हिजाब पहनने वाली छात्राओं को ऑनलाइन क्लास का विकल्प अपनाने को कहा गया था। छात्राओं ने कॉलेज के फैसले को मानने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एमपी से बड़ी खबर, चुनाव में इन पर दाव लगाएगी कांग्रेस और इन मुद्दों पर लड़ेगी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव। जी हाँ दोस्तों, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने अब अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि चुनाव का परिणाम भले ही कुछ भी हो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को टिकट देगी। उन्होंने कहा कि अब टिकट मांगने के लिए लोगों को भोपाल और दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों की बदहाली और गेहूं के निर्यात पर लगी पाबंदी को चुनावी मुद्दा बनाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी बजट पर अखिलेश का बयान, बोले विकास सिर्फ आंकड़ों में, युवाओं के लिए कुछ नहीं। मायावती बोली घिसा पिटा बजट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि योगी सरकार 2.0 ने गुरुवार को अपना पहला बजट पेश किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में विकास सिर्फ आंकड़ों में ही दिख रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि युवा बेरोजगार है। भाजपा सरकार में जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बर्बाद कर दी गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विकास सिर्फ आंकड़ों में दिख रहा है। वहीं मायावती ने घिसा पिटा बजट इसे करार दिया और उन्होंने ट्वीट किया कि यूपी सरकार का बजट प्रथम दृष्टया वही घिसा पिटा व अविश्वसनीय बजट है और ये जनहित एवं जन कल्याण में भी, खासकर प्रदेश में छाई हुई गरीबी, बेरोजगारी व गड्ढा युक्त बदहाल स्थिति के मामले में अंधे कुएं जैसा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में कार्यक्रम के दौरान टूटा मंच, बाल बाल बचे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, जेडीयू के बाल अध्यक्ष का पैर टूट गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जिले के मटिहानी थाना क्षेत्र के गांव में गुरुवार की सुबह आयोजित कार्यक्रम में अचानक मंच टूट गया। इस हादसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बाल बाल बच गए। हालांकि घटना में जेडीयू के जिला अध्यक्ष रुदल राय का पैर टूट गया है, उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। ममता बनर्जी का बड़ा फैसला, गवर्नर की जगह अब सीएम होंगी स्टेट यूनिवर्सिटी की चांसलर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच एक बार फिर से ठन सकती है। दरअसल बंगाल कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब राज्य संचालित यूनिवर्सिटी की चांसलर मुख्यमंत्री होंगी, न कि राज्यपाल। इससे संबंधित बिल को जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रात
दत्त बसु ने बैठक के बाद कहा कि मुख्यमंत्री को राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने वाले विधेयक को बंगाल मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली। कांग्रेस का मिशन 2023 बीजेपी को घेरने के लिए 2 बड़े प्लान तैयार, कमलनाथ ने अरुण यादव को सौंपी कमान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति को धार देना तेज कर दिया है। विधानसभा वार पार्टी सोशल मैपिंग की तैयारी में है और पार्टी सभी 230 सीटों के सामाजिक और जातिगत समीकरणों की मैपिंग करने की तैयारी में है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस नेता अरुण यादव को जिम्मेदारी दी है। अरुण यादव ओबीसी के साथ एससी, एसटी और सामान्य वोटरों की सोशल मैपिंग तैयार करेंगे। कांग्रेस इस बार चुनाव से पहले सोशल मैपिंग का खाका तैयार कर उम्मीदवार चयन करेगी और सिर्फ सोशल मैपिंग ही नहीं बल्कि बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस ने आरोप पत्र बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी सरकार के मंत्रियों और उनके विभागों से जुड़े मामलों को खंगाला जा रहा है और इसके जरिए कांग्रेस चुनाव से ठीक पहले आरोप पत्र जारी कर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेगी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस 2023 के चुनाव के लिए हर उस रणनीति पर काम कर रही है जो बीजेपी को घेरने में सफल हो सके। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर साधा निशाना, किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ऐप की लॉन्चिंग के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अक्सर चुनाव के समय किसानों की याद आती है और वो कर्ज माफी की बात करने लगते हैं। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी की पुरानी आदत है कि मुद्दों से भटकाना और लोगों को गुमराह करना। कमलनाथ ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश के लाखों किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ किया था। यहां बता दें कि कमलनाथ निकाय और पंचायत चुनाव के पहले छिंदवाड़ा के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और कांग्रेस संगठन की नब्ज भी टटोल रहे हैं। कमलनाथ ने मंगलवार दोपहर को होटल करण में कांग्रेस के विधायक, पूर्व विधायकों, क्षेत्रीय अध्यक्ष, मंडल प्रभारी और तमाम अनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारियों की विशेष बैठक की ली। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि राजस्थान के चुनाव से आ रही है। सचिन पायलट बोले राज्यसभा की 3 सीटों पर जीत पक्की, जून में होगी राज्य स्तरीय कार्यशाला। जी हां दोस्तों, राजस्थान से खाली हो रही 4 विधानसभा सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होना है और इससे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी राज्यसभा की 4 में से 3 सीटें आराम से जीत जाएगी और इसके लिए हमारे पास पर्याप्त बहुमत है। राज्यसभा उम्मीदवार के नामों को लेकर उन्होंने कहा कि यह पार्टी आला कमान तय करेगा। मंगलवार टोंक में मीडिया से बात करते हुए पायलट ने भाजपा पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि भाजपा के भीतर अराजकता और भ्रम की स्थिति है। उनके नेता चाहे जो भी कहें लेकिन कांग्रेस 3 सीटें जीत जाएगी। बता दें कि राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव पूरे होने हैं और भाजपा के ओम प्रकाश माथुर, केजे अल्फोंस और राम कुमार वर्मा और हर्षवर्धन सिंह का 4 जुलाई को कार्यकाल पूरा होने वाला है। हाल ही में उदयपुर में हुए नव संकल्प चिंतन शिविर के बारे में बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी भारत जोड़ो यात्रा से लोगों से जुड़ने के लिए निकल जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का सरकार पर हमला, भूखमरी में 4थे स्थान और अपराध में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नीति आयोग के अनुसार यूपी भूखमरी में 4थे स्थान पर है जबकि अपराध में पहले पायदान पर है। भाजपा सरकार ने 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की जिसकी वजह से पूरे प्रदेश को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिजली बिल में तमाम गड़बड़ियां हुई हैं। भाजपा सरकार ने सिर्फ मेडिकल कॉलेजों के लिए भवन बनाए हैं लेकिन इससे मरीजों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है बल्कि जो अस्पताल पहले से चल रहे थे उनकी दुर्दशा कर दी गई है और जिस वक्त लोगों को दवा की जरूरत थी उन्हें नहीं दी गई। लखनऊ में कोरोना से सैकड़ों लोग मर गए और सरकार आंकड़े छुपाने में लगी रही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने सपा द्वारा शुरू किए गए कार्य को करके अपनी पीठ थपथपाई है और ऐसे कई कार्य जिसे सपा ने पूरा किया था उन्हें जानबूझकर खराब किया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यासीन मलिक की सजा के बाद दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले का हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद देश की खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली और एनसीआर में हाई अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यासीन मलिक की सजा के विरोध में राजधानी दिल्ली में आतंकी हमला हो सकता है। दिल्ली पुलिस को सुरक्षा एजेंसियों से करीब 6-7 संवेदनशील अलर्ट मिले हैं। यासीन मलिक को दिल्ली की
एनआईए कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग करने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 लाख रुपए के जुर्माने का भी आदेश दिया है। मतलब यासीन मलिक की बाकी की जिंदगी दिल्ली के तिहाड़ जेल में कटेगी। और इस बीच देश के खुफिया विभाग की तरफ से दिल्ली और एनसीआर में आतंकी हमलों का हाई अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली पुलिस को खुफिया विभाग की ओर से मिले इनपुट के अनुसार दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा के विरोध में दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर आतंकियों के निशाने पर है। जिस दिन यासीन मलिक को एनआईए कोर्ट ने दोषी करार दिया था, उसी दिन से लगातार दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर बताया गया कि यासीन मलिक को दोषी करार दिए जाने के विरोध में उसके हार्डकोर समर्थक और उसके करीबी आतंकी संगठनों के प्रमुख सीमा पार से दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले का प्लान बना रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि गुजरात से आ रही है। AIMIM के गुजरात अध्यक्ष ने अचानक उठाया ये कदम, सूरत में पार्टी से जुड़ा कर दिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुजरात अध्यक्ष ने अचानक से एक कदम उठाते हुए सूरत में पार्टी की सभी इकाइयों को भंग कर दिया। पार्टी नेता असदुद्दीन ओवैसी ने दक्षिण गुजरात में सूरत शहर के लिम्बायत इलाके में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उसके तुरंत बाद ये फैसला सामने आया और अपने दौरे के 24 घंटे के भीतर राज्य इकाई के अध्यक्ष ने सूरत शहर और जिला समितियों, महिला समितियों और युवा शाखा को भंग कर दिया। AIMIM के सूरत नगर समिति अध्यक्ष वसीम कुरैशी के मुताबिक प्रदेश इकाई अध्यक्ष की ओर से पत्र में समितियों को भंग करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। वो इस मुद्दे पर कानूनी सलाह ले रहे हैं, जिसके बाद वो अपना पक्ष रखेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ज्ञानव्यापी मस्जिद केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुआ ट्रांसफर, 30 मई को होगी अगली सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानव्यापी मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। कोर्ट ने बिना वक्त गवाए मामले की सुनवाई करते हुए इस पूरे केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। अब ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। बताया जा रहा है कि मामले की रोजाना सुनवाई हो सकती है और जल्द से जल्द फैसला सुनाया जा सकता है। मामला 30 मई से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाएगा। सिविल जज रवि दिवाकर ने ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया है और अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में जज महेंद्र पांडे इस मामले पर सुनवाई करेंगे। हालांकि ये बताया गया है कि ज्ञानव्यापी पर जो नई याचिका दायर हुई थी उसे ही ट्रांसफर किया गया है। इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष के वकील शिवम गौड़ ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में फाइल ट्रांसफर हो चुकी है और हम कोर्ट में जा रहे हैं और इस मामले की तत्काल पूजा की मांग करेंगे। इस मामले में आपत्ति का कोई मतलब ही नहीं है। हम चाहते हैं कि आज ही सुनवाई हो और कल से पूजा के आदेश जारी कर दिए जाएं। बताया गया कि जज ने अपने विवेक से ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा है और ऐसी मांग किसी भी पक्ष की तरफ से नहीं की गई थी और इस मामले पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई पर भी फैसला लिया जा सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का आरोप, केवल चुनावों के लिए फ्री राशन बांट रही थी भाजपा, अब जबरन अपात्र घोषित किए जा रहे हैं लोग। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अपात्र राशन कार्ड धारकों से वसूली का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेशक मेरठ मंडलायुक्त ने भी वसूली न किए जाने के बारे में स्पष्ट आदेश दिया हो, लेकिन बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने गलत मापदंड लगाकर लोगों को जबरन अपात्र घोषित करने का आरोप लगाया और एडीएम फाइनेंस को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसी नेताओं ने इसे लेकर जिला मुख्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष लोकेश चौधरी ने बताया कि समस्त उत्तर प्रदेश में जिला आपूर्ति अधिकारियों द्वारा राशन कार्ड वापसी करने तथा पूर्व में दिए गए राशन कार्ड की रिकवरी को लेकर आदेश जारी किए जा रहे हैं। ये आदेश खाद्य सुरक्षा कानून के खिलाफ है और गरीब व जरूरतमंदों पर सरासर अत्याचार है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार चुनावी लाभ लेने के लिए फ्री में राशन बांट रही थी और चुनावी मंचों से बड़े बड़े व्याख्या दे रही थी। अब चुनाव समाप्त होने के उपरांत इन गरीब और जरूरतमंदों से उसका अधिकार ही छीना जा रहा है। महानगर कांग्रेस कमेटी प्रदेश की इस प्रक्रिया का विरोध करती है तथा अपील करती है कि प्रदेश सरकार की मनमानी पर तुरंत रोक लगाई जाए, जिससे निम्न आय वर्ग का व्यक्ति परिवार का भरण पोषण कर सके। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों के लिए अब नहीं देना होगा इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, गहलोत सरकार ने अब अधिकांश भर्तियों में साक्षात्कार समाप्त कर दिया है। संवाद कौशल वाले पदों को छोड़कर अन्य भर्तियों में अब साक्षात्कार नहीं होगा और इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 44 सेवा नियमों में संशोधन करते हुए इंटरव्यू को पूरी तरह समाप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
सेवा नियमों के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए आयोग बोर्ड नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से की जाने वाली भर्तियों में अब अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी सरकार को घेरने के लिए आरोप पत्र लाएगी कांग्रेस, अजय सिंह को इसकी मिल गई जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले ये बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस मध्य प्रदेश चुनाव से पहले कमर कसती हुई नजर आ रही है और इसी बीच कांग्रेस आरोप पत्र को तैयार करने के लिए विधायकों से चर्चा कर तथ्य जुटाएगी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बताया कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार और नियम विरुद्ध किए गए कामों को इस आरोप पत्र में शामिल किया जाएगा, जिसके बाद आरोप पत्र को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। गोविंद सिंह ने कहा कि प्रदेश के शोषित पीड़ित वर्ग को सहारा देना कांग्रेस का कर्तव्य है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है और यही वजह है कि कांग्रेस राज्य की सभी 230 सीटों पर जातीय सर्वे भी कराएगी और इस सर्वे की जिम्मेदारी कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता अरुण यादव को सौंपी है। जातीय सर्वे के तहत कांग्रेस सभी सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों और उनकी संख्या का पता लगाएगी और साथ ही कांग्रेस पिछड़ी जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का भी पता लगाने की कोशिश करेगी ताकि इन जातियों के नेताओं को अपने साथ जोड़ा जा सके। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।